आइए बैठिए। थोड़ा सा पेपर हमको दे दीजिए, है ना? सर कुछ बात नहीं, हो जाएगा। बैठिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रियंका रानी है। मैंने LLB ग्रेजुएशन किया है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से इन 2015 में सर। उसके बाद मैंने सर LLM किया है NUJS कोलकाता से सर 2017 में। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ जुडिशरी का। तो ये लंबा समय तक आप क्या कर रही थी? सर जुडिशरी का प्रिपरेशन मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था बिहार जुडिशरी में, और मैंने इंटरव्यू में जा दिया है मैंने सर। लास्ट में सर क्लियर नहीं हो पाया। प्रैक्टिस की है आप? प्रैक्टिस की, उसका प्रैक्टिस। एक चीज बताइए, आप इतना डिग्री, बड़ा बड़ा डिग्री लिए हुए हैं, है ना, और अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हुई हैं, फिर APP में क्यों जाना चाहते हैं, एक बहुत सराहन पोस्ट में? सर सारे पोस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस जो डिग्री ली हूँ मैं उसे अपने APP में ही यूज़फुल कर सकूँ सर। उसमें मैं उसी में जाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करूँ, तो एज ए गवर्नमेंट लॉयर में जाकर प्रैक्टिस कर सकूँ। अच्छा ठीक है, महिला संबंधी कुछ बात आपसे हम कर रहे हैं, है ना? ये एक लड़की से प्यार करता है, ये एक लड़की से प्यार करता है। जब उस लड़की शादी करने से इनकार करती है तथा उसे बहुत गाली गलौज करती है तथा कहती है तुम मर जाओ, ये आवेश में आकर सुसाइड कर लेता है, लड़की पर क्या क्या ऑफेंस बनेगा? सर लड़की ने गाली गलौज किया तो ऑब्वियसली ये सर अबेट हम कर सकते हैं सर। अबेटमेंट में का केस हो सकता है सर। अबेटमेंट में उस पर केस हो सकता है? यस सर। कि वो मरने के लिए अबेटमेंट किया? यस सर, उसने मतलब उससे, और एक सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कह सकते हैं कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ट्रस्ट दिया कि वो एंड मोमेंट पे जब वो दोनों साथ थे और उसके बाद उसने छोड़ने का ये कर दिया, छोड़ने का ये कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तो ऑब्वियसली वो सर एक मेंटल एक इंजरी हो सकती है लड़की पर सर, कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो वो मेंटली भी एक हो सकता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है याद नहीं आता है, याद करने से आता है? ये कोई ऐसा IPC में सेक्शन है? सर IPC में सेक्शन है सर। बोलिए। सेक्शन सर, सेक्शन श्योर नहीं है सर, लेकिन शायद सेक्शन 403 या सेक्शन 405 है। तो वो सेक्शन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी रिलेटेड है या प्यार मोहब्बत वाला है उसमें? सर वो जनरली तो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन एक तरह से ट्रस्ट भी, तो ये उसका हर्ट हुआ सर। हर्ट हुआ, उसको दिल में हर्ट हुआ, तो वो हर्ट को जो है जिसमें वो सुसाइड कर लिया, जिसके चलते। अच्छा, दूसरा महिला संबंधी एक क्वेश्चन और है, यदि कोई शराब पीकर अपनी पत्नी को मारपीट करता है तथा उसे घर से निकाल देता है, तो उस व्यक्ति किस तरह का ऑफेंस किया? सर एक तो वो क्रुएल्टी हो गई सर, उस पर मारपीट की सर। सर और 498 की, यस सर, और वो मारपीट के निकाल दिया सर, तो वो भी हम उसे कहेंगे कि वो क्रिमिनल फोर्स है, जिस तरह से उसको मारपीट के धक्के दे के घर से निकाल दिया, तो एक क्रिमिनल फोर्स का भी एक केस हो सकता है सर। आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताएं। सर हॉबी तो पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन मुझे हेयर स्टाइल करना अच्छा लगता है सर। मैं और कैसा केस स्टडी करने में मन लगता है? सर केस स्टडी तो इंटरेस्टिंग होती है, क्रिमिनल केस सारा केस देख सकते हैं आप? यस सर, अगर मुझे मौका मिलेगा सर तो मैं देखना चाहूँगा। अभी झुकाव किस केस स्टडी में है? सर क्रिमिनल तो ज़्यादा अच्छा लगता है सर। और इनकम टैक्स GST के बारे में क्या जानते हैं?
इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में लॉ एज ए लॉ। जीएसटी सर एक जीएसटी है सर जो कि एक काफ़ी पहले न्यूज़ में आया था, जो कि 2016 में अप्लाई किया। जीएसटी कब से चालू लागू हुआ? सर 2016 में आई थी, तो सर उसके बाद लॉ अप्लाई की थी गई थी। प्रॉपर मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद 2016 या 17 के बाद से 17 से में ही आई थी सर। और इसका इनकम टैक्स का सेक्शन क्या है? क्या इनकम टैक्स सर? इनकम टैक्स का कुछ सेक्शन तो नहीं है सर, लेकिन ये एक प्रॉपर एक्ट है जिसमें अप्लाई होते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। नहीं, कब लागू हुआ इंडिया में इनकम टैक्स सर? सॉरी सर, 1961 है सर। अच्छा, इनकम टैक्स कौन से अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? कौन से अमेंडमेंट से इनकम टैक्स खास जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया? सर ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? सर ये श्योर नहीं है, लेकिन शायद 102 या 3 में कुछ हो सकते हैं सर, अगर मैं श्योर। मोदी जी हैं तो 101 ही रखेंगे। 100 शुभ होता है ना पैसा उधर के नाम। यस सर। आप बोले कि आपका हॉबी है केस स्टडी क्रिमिनल। नहीं सर, मैंने हॉबी नहीं बोला सर। हाँ जी, मैंने बोला कि मेरी हॉबी होती है सर हेयर स्टाइल। अच्छा हेयर स्टाइल। यस सर। अच्छा, तो कौन सा है? मुझे भी थोड़ा सा लाइक हेयर स्टाइल लड़कियां लोग जो करती हैं वो बहुत लंबे बाल पे होते हैं, या शॉर्ट हेयर पे होते हैं, या मीडियम हेयर पे होते हैं। तो एक होता है सर फीस टेल, जो कि फीस की तरह होता है। एक होता है सर फ्रेंच टेल जो ऊपर से आते हैं, और एक होता है बकेट सर। तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल के सर हेयर तो स्टाइल। उसमें तो केमिकल्स भी यूज करना पड़ता होगा। यस सर, वो डिपेंड करता है। अगर आपको हेयर स्टाइल चाहिए तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो लॉस करना पड़ेगा। केमिकल यूज़ होते हैं सर। यस सर, बाल हेयर लॉस भी होते हैं अगर केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो। आपने जैसे बताया कि आपका रुझान है क्रिमिनल स्टडीज पे। यस सर। बट आपका जैसे टैब था उसमें आपने मेंशन किया था कि आप कॉर्पोरेट लॉ से किए हुए हैं। यस सर, LLM किया है मैंने। LLM किए हैं, तो मीन्स आप क्रिमिनल लॉ से भी कर सकते थे। यस सर, लेकिन जो कॉलेज में जो स्पेशलाइजेशन था उसी पे मैंने किया। अच्छा, मीन्स वो कॉलेज कंस्ट्रेंट। यस सर, कॉलेज कंस्ट्रेंट किया था। ओके, तो कॉर्पोरेट लॉ में अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसे हम चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। इसमें सर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और इसमें सर ये एक एक्सटर्नल मटेरियल होते हैं जो कि MOA का किसी और कंपनी के साथ जो भी रिलेशन है उसके बारे में रहते हैं। और इसमें सर क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज होते हैं जिसमें नेम मेंशन होते हैं। और उसके जो नेम क्लॉज होते हैं सर, लायबिलिटी क्लॉज होते हैं। और कंपनी का जो क्या, सॉरी सर एक सेकेंड, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें बहुत सारे क्लॉज होते हैं जो उस कंपनी के बारे में मेंशन किए जाते हैं कि क्या कंपनी किस बेसिस पे ये चल रही है और क्या तरह की कंपनियां होती हैं सर। कंपनियां तो सर मेजरली सर जनरली माना गया है कि एक प्राइवेट कंपनी होती है और गवर्नमेंट कंपनी होती है। नहीं, प्राइवेट में भी कितने तरह के? प्राइवेट में भी सर होते हैं सर, एक बहुत तरह की, इतनी श्योर तो नहीं है, लेकिन जैसे कि एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक गारंटी कंपनी कुछ होते हैं सर, श्योर नहीं है सर। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, लायबिलिटी सर। यस सर। और फिर प्राइवेट लिमिटेड हो गया, प्राइवेट लिमिटेड है। तो इस तरह की कंपनीज होती हैं ना। उसमें आप उसमें जो लिस्ट हो गया वो स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। ओके, ठीक है। मैं आता हूँ आपका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है सर वो है फंडामेंटल राइट। और उसमें भी है सर आर्टिकल 32 को माना गया है। क्यों? क्योंकि वो एक हार्ट एंड सोल माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि जब आपका फंडामेंटल राइट इंफ्रीज होगा तो ऑब्वियसली आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा और वो रीट के थ्रू जाइएगा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्ट आपको इसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करेगी सर। अच्छा, एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, लिखा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। पर अम्बेडकर जो थे उन्होंने खुद रिलीजियस कन्वर्जन किया था, है ना, अपना रिलीजन चेंज किया था। क्या आप इसको सही मानती हैं? आप अपना जो व्यू है अपने तक रख भी सकती हैं, आप नहीं भी बोल सकते इस क्वेश्चन का आंसर। सर ये तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है।
पर इससे अगर मैं बोलना चाहे तो मैं कहूँगी कि सर ये सही भी है और नहीं भी सही हो सकता है सर। आप तो दोनों बोल दिए। हाँ, आप एक चीज़ पे रह सकती हैं, हाँ ना, नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे नहीं बोलना है इस मैटर पे। यस सर। आप तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सर इस मैटर पे नहीं, सॉरी सर। अच्छा, आप बिहार से बिलोंग करते हैं? यस सर। ओके, तो बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लिट्टी चोखा को छोड़ के? सर बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट तो ऐसे देखा गया कि वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही देखा गया जाता है, लेकिन उसके अलावा सर अगर बोला जाए तो वैसे कुछ पर्टिकुलर तो है नहीं। गौतम बुद्ध? ऐसा बुद्ध? हाँ, ये वो चीज़ सर डिफरेंट है। गौतम बुद्ध वहाँ पे हुए हैं, महावीर जी वहाँ पर हैं, और बहुत सारे वहाँ पे जो कि जोग्राफिकल प्रोडक्ट हैं वहाँ पे जो कि GST में आते हैं, वो बहुत सारे। आपका नाम? इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीएम्बल को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसे कहते हैं? मैम, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होते हैं जो कोई पर्सन कन्फेशन कर रहा है, लेकिन वो जुडिशियल के सामने नहीं कर रहा है, वो किसी आउटसाइड द कोर्ट कर रहा है और किसी पर्सन के सामने कर रहा है, जो कोई भी प्राइवेट पर्सन के सामने कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथा मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या अंतर है? मैम, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक है, किसी फैक्ट की जानकारी नहीं है, तो उसे हम एक रीज़नेबल नहीं मान सकते, लेकिन अगर कोई रीज़नेबल मान सकते हैं मैम, सॉरी, लेकिन अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में नहीं जान रहा है तो वो एक थोड़ा सा रीज़नेबल नहीं होगा। तो मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सक्यूज किया जा सकता है? एक्सक्यूज नहीं सर, एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं इसको। प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? प्ली ऑफ एलिबाई होते हैं कि मैम कोई ऐसा फैक्ट जो कि रिलेटेड नहीं है फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट से, लेकिन फिर भी वो रिलेवेंट हो जाते हैं अदरवाइज जब वो इनकन्सिस्टेंट होते हैं उसके। जैसे कि मैम उसमें बोला जाता है कि एक पर्सन दो जगह नहीं अवेलेबल रह सकते हैं प्रेजेंट में, तो उसे हम प्ली ऑफ एलिबाई। सेक्शन 323 और 326 में क्या अंतर है? एक एक करके बोलिए सर। सेक्शन 323 है सर, जो पनिशमेंट देता है फॉर काउजिंग हर्ट, और सेक्शन 326 है जो सर पनिशमेंट देता है फॉर काउजिंग वॉलेंट्री काउजिंग ग्रीवियस हर्ट विथ द डेंजरस वेपन। यस। और सेक्शन 326 ये क्या है? 326 है सर आपका 326 ए है सर, काउजिंग ग्रीवियस हर्ट, वॉलेंट्री काउजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय द एसिड। अरे एक चीज बताओ, मान लो कि कोई एक्यूज्ड सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में ऑफेंस करता है, यदि कोई एक्यूज्ड सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में ऑफेंस करता है, तो ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, इसका डिटरमाइन कैसे होगा? सर आर्म्स एक्ट में सर सेक्शन 25 के अंडर ये कॉग्निजेंस माना जाएगा। कॉग्निजेबल कैसे निर्धारण किया जाएगा? सेक्शन तो नहीं है सर, लेकिन ये CRPC में लिखा हुआ है कि अदर देन CRPC के अलावा एनी अदर लॉ फॉर अ टाइम बिंग, उसमें मेंशन की रहती है शेड्यूल 2 में, तो उसके अंदर वो केस आएगा सर। बताओ, ये PO का तुम काम करोगे, मान लो सिलेक्शन हो गया, यस, तो चार्ज फ्रेम कैसे करोगे, कैसे बनाओगे चार्ज? सर चार्ज फ्रेम के लिए कि अगर कोई पर्सन आ रहा है जो पुलिस रिपोर्ट दे रही है, कंप्लेंट लिख रही है, तो वो उसके बाद सर जो कि उस पर ये देखा, जो पुलिस देखती है वो कॉग्निजेंस है कि नॉन कॉग्निजेंस है, और फिर पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगी सर। पुलिस रिपोर्ट जो और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस ऑफिसर है
वो पुलिस रिपोर्ट बनाती है और उसके बाद वो सर कॉग्निजेंस 190 के अंदर वो कॉग्निजेंस देती है सर। और फिर सर मेरा प्रश्न वो नहीं है, चार्ज फ्रेम कैसे किया जाएगा? सर चार्ज फ्रेम सिंपल सी वर्ड में बोले सर तो चार्ज फ्रेम ये तब होता है जब कोई केस ट्रायल में जाता है। ट्रायल में जाने के बाद उसके बाद एक्यूज्ड आते हैं, एक्यूज्ड को बुलाया जाता है सम्मन के थ्रू और फिर उसे सारे डिटेल बताया जाता है कि उस पर कौन कौन से चार्ज लगे हुए हैं। चार्ज लगने के बाद चार्ज लगने के बाद उसे ये हो जाएगा कि सारे जज सारे एविडेंस को देखेंगे कि केस सफिशिएंट बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बन रहा है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा और अगर बन रहा है तो फिर वो चार्ज फ्रेम किया ये सर फ्रेम शुरू चार्ज फ्रेम हो जाएगा सर। ठीक ही है इसका, है ना? ठीक है ना? आपका इंटरव्यू खत्म हुआ है ना? थोड़ा देर बाद आपको बुला के फिर आपका फीडबैक देंगे।